वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आप लोग देख सकते हैं हम लेके आए आप लोगों के लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का जो है कि सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर ये है। तो चलिए इसको आज हम सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। हो सकता है इसमें से आपके 50% आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आ सकते हैं इसमें से, इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो देखिए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो मैला आंचल उपन्यास है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ऑप्शन स हमारा सही होगा। उसके बाद ख नंबर है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक इन चारों लोगों में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, उदय शंकर भट्ट। तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो है ऑप्शन ब हमारा सही है, प्रताप नारायण मिश्र जो है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ठीक, अब देखिए ग नंबर है, चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, छायावादोत्तर युग की। तो चंद्रकांता संतति जो है वो भारतेंदु युग की रचना है। ऑप्शन अ हमारा सही है। ठीक, उसके बाद घ नंबर है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां। तो हिंदी साहित्य के जनक जो माने जाते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन स हमारा सही होगा। उसके बाद अंग है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी, क्षण बोले कण मुस्काए। तो इनमें से जो निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई की वो है तब की बात और थी, ये निबंध है। ऑप्शन स हमारा सही है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है? सरस्वती, कल्पलता, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो इनमें से जो पत्रिका है हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित वो है कवि वचन सुधा। ऑप्शन स हमारा सही है। उसके बाद ख नंबर, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, यानी इनमें से जो श्रृंगार काल कहा जाता है वो है रीति काल। ऑप्शन स हमारा सही है। ग नंबर है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें से जो रचनाकार है कला और बूढ़ा चांद के वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन द हमारा सही होगा। उसके बाद घ नंबर है, रामधारी श्री दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रेणुका पर, ओंकार पर। ठीक, तो रामधारी श्री दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो उर्वशी पर। ऑप्शन ब हमारा सही है। उसके बाद अंग है, कबीर के गुरु का नाम था। कबीर के गुरु का क्या नाम था?
वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इनमें से जो कबीरदास के गुरु हैं वो रामानंद जी हैं। ऑप्शन स हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, अधोलिखित गद्यावतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अब गद्यावतरण क्या है। गद्य देखिए, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब को प्रति चेतना, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। ठीक। प्रश्न क्या है पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है उसका हमें व्याख्या करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, इस अंश में लेखक ने कहा है कि विज्ञान और उद्यम को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को नया स्वरूप देना चाहिए। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के साथ निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक का मानना है कि विज्ञान और उद्यम के सहयोग से राष्ट्र की प्रगति संभव है। अब देखिए ग है, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का बहुत महत्व है। यह हमें अपने आसपास के दुनिया को समझने और उसका सदुपयोग करने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकते हैं। देखिए घ नंबर है, विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। देखिए विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि विज्ञान हमें नई तकनीक और ज्ञान प्रदान करता है, जबकि श्रम हमें उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने में मदद करता है। देखिए इसमें अथवा करके एक और दिया है हमारा गद्यांश। ठीक, तो हमें कोई एक ही करना है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। ठीक, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धों में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ठीक, अब इस पे हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस पद्यांश से देना है।
पहला है साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजने आता है। देखिए, साधारण मनुष्य संसार में सुख और भोग की खोज करता है। अब उसके बाद ख है, बाबू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया। देखिए, बापू ने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना दिया। अब देखिए, स्पर्धा और अहिंसा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्पर्धा और अहिंसा। देखिए, स्पर्धा का अर्थ है प्रतिस्पर्धा या दौड़ भाग, जबकि अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। देखिए, उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है उसका व्याख्या करना है। देखिए, साधारण मनुष्य संसार में मिट्टी के पुतले होते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों से अलग आत्मा के मनोज होना है, जो मन की गहराइयों से निकलते हैं। तुमने मानवता को पशुता की अवस्था से निकालकर उच्चतर स्तर पर पहुंचा दिया। देखिए, अंग नंबर है उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता शीर्षक तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए। देखिए, उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक बापू के प्रति है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। देखिए, ये चौथा प्रश्न तो हमारा हो गया। इसमें अब यहाँ पे अथवा दिया है, अथवा करके एक और हमारा पद्यांश यहाँ पे दिया है। देखिए, यहाँ पे एक और हमारा पद्यांश दिया है और दोनों में से कोई एक करना है, हमने कर लिया। ठीक, ऊपर वाला पद्यांश। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई। तो इनमें से हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के साथ। देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, माता ज्योतिषमती, पिता अनमोल द्विवेदी, मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी, काल आधुनिक, कर्मभूमि वाराणसी, पुरस्कार पद्म भूषण, कर्म क्षेत्र इन्होंने किस किस क्षेत्र में कार्य किया, निबंध, उपन्यास, अध्यापक, बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे संक्षिप्त परिचय इतना। ठीक है, देखिए, जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत में हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1930 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो देखिए, जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा। ठीक, उन्होंने कहाँ से क्या शिक्षा दीक्षा पूरा किया और मृत्यु वगैरह, बस इतना ही लिखना है। ठीक, अगर मृत्यु आप नहीं लिखते हैं तो अलग से हेडिंग डाल के उसको लिखना होगा। अब हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी बाल्यकाल से ही श्री व्योम के शास्त्री से, किससे, श्री व्योम के शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिका भी प्राप्त हुआ। ठीक,
ये हमारा साहित्यिक परिचय हो गया। अब हम देखेंगे कृतियाँ। कृतियाँ में देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, कृतियाँ हेडिंग डालिएगा। उसके बाद लिखेंगे द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे निबंध। लिखेंगे निबंध में अशोक के फूल, साहित्य के साथी, विचार प्रवाह, 3 निबंध लिख देंगे, बहुत है। उसके बाद लिखेंगे उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। उसके बाद संपादन है पृथ्वीराज रासो, संदेश रास का, नाथ सिद्धों की बलियाँ। उसके बाद है आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ठीक, अब इनका हेडिंग डालेंगे निधन, फिर लिखेंगे इस महान साहित्यकार का 19 मई 1979 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का दिल्ली में उपचार कराने के दौरान निधन हो गया। ठीक, अब देखिए 5वां का क तो हो गया। अब ख क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से हम देखेंगे जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक, देखिए इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को, जन्म स्थान सिमरिया ग्राम बेगूसराय, पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी, रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उपाधि राष्ट्र कवि। अब देखिए सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण। निधन 24 अप्रैल 1984 ईस्वी को, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक, छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपी देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई थी। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1932 में बीए से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसमें भी वही लिखना है, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा। ठीक, उसके बाद साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय ये अपने काव्य रचनाओं का शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दिए थे। आगे सबसे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। इनके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदौली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। किस नाम से पहला संग्रह था? बारदौली विजय संदेश। अब देखिए इनकी काव्य कृतियाँ में है हुंकार 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रसवंती 1938 ईस्वी में, रसवंती 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब देखिए गद्य कृतियाँ, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, रेती के फूल 1954 ईस्वी में, उजली आग
1956 ईस्वी में, मेरी यात्राएं 1971 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए पुरस्कार। पुरस्कार है साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ आदि। अब इनका देखिए निधन। देखिए दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। किसके रूप में? कुलपति के रूप में। कुछ समय बाद भारत सरकार ने उन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना दिया। वहीं 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि का चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया। तो ये हमारा हो गया रामधारी श्री दिनकर का जीवन परिचय। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, बहादुर अथवा लाठी कहानी के माध्यम से पाठक को क्या संदेश मिलता है? अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या तो बहादुर या लाठी कहानी के माध्यम से क्या संदेश मिलता है, ये हमें बताना है। संदेश या फिर आप कह लीजिए उद्देश्य, उसी को कहेंगे। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा के कथानक संक्षेप में बताना है। ठीक, देखिए पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु। ठीक, पंचलाइट श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या-द्वेष के भाव। देखिए इस कहानी का मतलब है कि जो ये कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखित एक गांव की ग्रामीण परिवेश की कहानी है। और इस कथा वस्तु से ये बताया जा रहा है कि गांव वालों ने इकट्ठा होकर क्या खरीदा है? पंचलाइट खरीदा है, जिसके माध्यम से क्या करेंगे वो क्या कहते हैं कि ग्रामीण वासियों का मनोवैज्ञानिक वास्तविकता प्रस्तुत की गई है। पेट्रोमैक्स जो है गांव वाले उसे जलाना नहीं जानते हैं, फिर भी उसे ले आए हैं। ठीक, उसके बाद है कि जो ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में, वो जो टोलियां हैं उनकी, वो जनजाति के आधार पर अलग अलग विभक्त हुई हैं और परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के भाव, यानी दोनों जो भी टोलियां हैं, प्रत्येक टोली में क्या है? एक दूसरे टोली के प्रति ईर्ष्या और भाव है, मन में ईर्ष्या द्वेष है, भाव से भरे रहते हैं। इनका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप से इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु है। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, अपने पठित खंड काव्य के किसी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक का जो चरित्र चित्रण कह रहा है तो हम करेंगे हर्षवर्धन। क्लास 12th में क्या है? हर्षवर्धन है जो नायक हैं और उनका चरित्र चित्रण हम करेंगे। देखिए हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। श्रेष्ठ शासक, किस प्रकार से हर्षवर्धन श्रेष्ठ शासक थे? महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ समर्पित कर दिया। देखिए जो महाराज हर्षवर्धन थे वो क्या थे? शासक थे, श्रेष्ठ शासक थे। और क्या थे? वो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे, किसी भी समस्या का सामना खुद ही करते थे और ये अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रजा के हित में लगा दिए। अब देखिए पराक्रमी योद्धा, किस प्रकार से हर्षवर्धन पराक्रमी योद्धा थे? महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे।
कोई भी राजा इन्हें परास्त नहीं कर सकता था। कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था। देखिए, महाराज हर्षवर्धन जो है वो क्या थे? पराक्रमी योद्धा थे, यानी वीरवान योद्धा थे, और उनके सामने उनके तेज के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। इतने वो क्या थे? पराक्रमी थे, वीरवान थे। अब देखिए, तीसरा हेडिंग हमारा है आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी। किस प्रकार से वो आदर्श पुत्र और मातृ प्रेमी थे? हर्षवर्धन अपने माता पिता, भाई और बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। किससे? भाई और बहन से वो अत्यंत प्रेम करते थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। क्या करते थे? माता पिता और उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वह हमेशा अपने माता पिता, भाई बहन का सम्मान करते थे। उसके बाद तीसरा हेडिंग है देश प्रेमी। किस प्रकार से ये देश प्रेमी थे? देखिए, महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेमी की भावना कूट कूट कर भरी है। वो अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में कभी भी कोई युद्ध लड़ सकते थे। राज्य के साथ साथ देश की भी सेवा करते थे। अब इसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग है धर्मपरायण। देखिए, हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे। हर्षवर्धन जो थे वो धर्मपरायण पुरुष थे, यानी धर्म के अनुसार कार्य करते थे। वो अपने राज्य में धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते थे। वो धर्म को अपना जन्मजात मानते थे। अब देखिए, प्रश्न संख्या 8 खंड ख क्या है? निम्न संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक, तो अभी हम पढ़ के इसका क्या करते हैं, इस संस्कृत के अनुसार अभी इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका हम अर्थ। तो देखिए क्या कह रहा है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। ठीक, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उद्यायासन अहम अस्मात् स्थानादस्ति। हे मैत्रेयी, मैं अपने स्थान से, अहम मतलब मैं, अस्माकं मतलब अपने या हमारे, मैं अपने स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेद करवाणि इति। अब जल्द ही मैं संन्यास, अब यानी देखिए कि क्या मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी, अब मैं अपने स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ, यानी मैं अभी आश्रम में हूँ और जल्द ही मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवा देता हूँ। विच्छेदा मतलब बंटवारा करवा देता हूँ। मैत्रेयी उवाच यदि, मैत्रेयी ने बात सुनकर कहा, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्की तेनाहमृतात् स्यामिति। मैत्रेयी बात सुनकर बोली, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगी? याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा नहीं है। यथैवोपकृण्वता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्। देखिए, यथैव मतलब जैसा, जैसा साधारण संपन्न लोगों का जीवन, जैसा साधारण और संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी
हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वितेनः इति। धन से अमृत की कोई आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। सा मैत्रेयी उवाच। तब वह मैत्रेयी बोलती है, ये नाह नामृता श्याम किमह तेन कुर्यामः। देखिए, वह मैत्रेयी बोलती है, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसे मैं क्या करूंगी। किमह मतलब कि उसे मैं क्या, तेन कुर्याम क्या करूंगी। तब वह मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसे मैं क्या करूंगी। अथवा अथवा करके या तो आप नीचे वाला कीजिए अतिथि प्रथम कल्पेटिक, तो हम करेंगे ऊपर वाला ही। सबसे पहले इसका हम देखेंगे संदर्भ। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए इसका अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अपने स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। अब जल्द ही मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश लूंगा। मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवा देता हूँ। मैत्रेयी बात सुनकर बोली, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा नहीं है। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृत की कोई आशा नहीं है। वह मैत्रेयी बोलती है, जिससे मैं अमर नहीं होगी उसे मैं क्या करूंगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8वां का ख क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हम करेंगे ऊपर वाले का। विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मितज्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक, देखिए संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद, दुष्टों के लिए विद्या विवाद के लिए। दुष्टों के लिए क्या होता है, दुष्टों के लिए विद्या जो है विवाद के लिए होता है। धन जो होता है घमंड करने के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। वहीं सज्जन लोगों के लिए विद्या ज्ञान के लिए होता है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8 हमारा हो गया 9 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 9 है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कच्चा चिट्ठा खोलना, क्रूप मंडक होना, दाल भात में मुसलचंद, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए हम लिखेंगे कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका अर्थ होगा किसी का पोल खोलना। देखिए प्रश्न संख्या 9, कच्चा चिट्ठा खोलना, किसी की पोल खोलना। वाक्य प्रयोग, आज रमेश ने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा पिताजी के सामने खोल दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमारा गद्यांश है उस पे ये प्रश्न है, उसका हमें उत्तर देना है इसी गद्यांश से। तो देखिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। इच्छाएं नाना है और नाना विधि है,
और वे उसे प्रवृत्ति रखती हैं, उससे उस प्रवृत्ति से वह रह न जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका प्राप्त इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुझलाहट और छटपटाहट ही हाथ है। पहला प्रश्न है, प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है? देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति में लगातार बदलते चक्र में फंसकर मनुष्य मानसिक रूप से थक जाता है, क्योंकि वह कभी स्थायी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, ख है, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? देखिए, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति अशांत और बेचैन हो जाती है। अब देखिए, रेखांकित अंश का आशय लिखिए। ये जो रेखांकित अंश है उसका अर्थ लिखना है। देखिए, इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतनी ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। यह उसकी अस्थिर मन स्थिति और द्वंद्व का संकेत है। अब देखिए, 10 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। 11 नंबर है, निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। प्रसाद, प्रासाद, कृपा और महल, महल और कृपा, भवन और वाटिका, विशाल इमारत और कुटीर। तो देखिए, प्रसाद का मतलब क्या होगा? कृपा, और प्रासाद का मतलब महल, तो कृपा और महल। दूसरा है हर और हरि, शंकर और विष्णु, शिव और पार्वती, भगवान और भक्त, हर और कृष्ण। तो देखिए, हम कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर का मतलब महादेव को कहा जा रहा है, यानी शंकर जी को कहा जा रहा है, तो ये शंकर जी। हरि कहते हैं, ठीक, तो हरि किसको कहते हैं? विष्णु जी को, ठीक। हरिओम हरिओम कहते हैं ना, तो किसके लिए? विष्णु जी के लिए। तो अ हमारा ऑप्शन होगा शंकर और विष्णु। तो देखिए कृपा और महल, दूसरे का अ शंकर और विष्णु। अब देखिए ख, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मेघ, योग, रस, राग। तो हम लिखेंगे मेघ का। देखिए, मेघ का होगा आकाश और जलवाष्प। मेघ का मतलब क्या होता है? मेघ हम लोग बादल को कहते हैं, तो आकाश भी हो जाएगा और जल वाष्प भी हो जाएगा, और बादल भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, ग नंबर क्या है? निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो वंदना करने योग्य हो। वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। तो जो वंदना करने योग्य होगा उसे हम कहेंगे वंदनीय। ईश्वर को न मानने वाला, आस्तिक, अधर्मी, दुराचारी, नास्तिक। तो ईश्वर को जो न मानता हो उसे हम कहते हैं नास्तिक। देखिए, पहला का अवंदनीय, दूसरा का द नास्तिक। देखिए, अब उसके बाद है घ नंबर, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, मेरे को फल ले आओ, इसका क्या बनेगा? मुझे फल लाओ। और दूसरा है, सब लोग अपना काम करो, तो इसका बनाएंगे सभी अपना काम करो। ठीक, यही 2 हम बनाएंगे। तो देखिए मुझे फल लाओ, सभी अपना काम करो। देखिए, उसके बाद है हमारा 12 नंबर प्रश्न। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखेंगे हम अनुप्रास या फिर रूपक अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ
अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द बार बार आए। देखिए रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुपति में भी र है, राघव में भी र है, राजा में भी र है और राम में भी र है। ठीक, अब उसके बाद देखिए हास्य अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो हम देखेंगे हास्य रस को। देखिए परिभाषा, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसका आप याद करके रखिएगा। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव हास्य है। ठीक, सॉरी, स्थायी भाव हास है, हास्य नहीं, हास नामक स्थायी भाव हास है। अब उदाहरण देखिए, सिर पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, अब ग है कुंडलिया अथवा सोठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम देखेंगे सोठा। देखिए यह छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चीते जानकी लखन तन। ठीक, अब देखिए सुनी में 2 मात्रा है, केवट में 2, 3, 4 यानी 4 2 6, के में 2 है 6 2 8, बैन में 3 है 8 3 11, यानी देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। अब तीसरा चरण देखिए, बहसे में 4 है, करुणा में भी 4 है, 4 4 8, अयन में 3 है, 8 और 3 11, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में 3 मात्रा है, लपेटे में 5 है, अटपटे में भी 5 है, यानी 5 5 10 3 13। अब देखिए चिते जानकी लखन तन, चिते में 3 है, जानकी में 5 है, 5 3 8, लखन में 3 है, 8 3 11, तन में 2 है, 11 2 13, यानी दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, अपने नगर में शुद्ध पेय जल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हम देखेंगे प्रवक्ता पद। ठीक, हिंदी के लिए प्रवक्ता पद पर आवेदन पत्र। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर, विषय विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद। फिर लिखेंगे महोदय, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है। प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी अनावश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूँगा। ठीक, उसके बाद अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिनांक, प्रार्थी नाम, पता। ठीक,
अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत की सांस्कृतिक एकता, नारी सशक्तिकरण, भारत में कंप्यूटर की महत्ता, स्वच्छता अभियान, भ्रष्टाचार एक अभिशाप। ठीक, अब इनमें से किसी एक पे हमें निबंध लिखना है। तो देखिए, हम लिखेंगे स्वच्छता अभियान पर निबंध। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम हेडिंग डाल लेंगे स्वच्छता अभियान पर निबंध। ठीक, सबसे पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे, उसमें लिखेंगे भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बार ताकतों ने राज किया, जिससे हमारे देश की हालत खराब हो गई। जो हमारा भारत देश है, पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक, हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे देश में स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, ये 2 बार हमने लिख दिया, आप एक बार लिखिएगा। ठीक, आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली हो या मोहल्ला हो, वहाँ पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। अब देखिए, स्वच्छता अभियान का शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया। ठीक, इसका उद्घाटन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में सड़कों पर झाड़ू लगाई थी। देखिए, सबसे पहले झाड़ू कौन उठाया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठाए थे। और ये कहाँ लगाए थे? तो कि दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में, दिल्ली की जो वाल्मीकि बस्ती है, उस बस्ती के सड़कों पर झाड़ू ये लगाए थे, जिससे देश के लोगों में यह जागरूकता आए कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा सकता है, तो हम भी अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास सफाई रखनी होगी। ठीक, अब इसके बाद तीसरा हेडिंग है हमारा स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। दूसरा पॉइंट, इस अभियान का प्रथम उद्देश्य है कि देश का कोना कोना साफ सुथरा हो, लोगों को बाहर खुले में शौच करने से रोका जाए, भारत के हर शहर और ग्रामीण इलाकों में घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाए, हर एक गली में कम से कम एक कचरा पात्र आवश्यक रूप से लगाया जाए। उसके बाद सड़कें, फुटपाथ और बस्ती साफ रखना। ठीक, देखिए आगे है देश को स्वच्छ रखने के उपाय। देखिए, पहला है हमें देश के हर घर में शौचालय बनवाने होंगे। दूसरा, हर शहर हर गांव की सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक शौचालय बनवाने होंगे। लोगों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी।
उसके बाद शिक्षा का प्रसार को बढ़ावा देना होगा। आगे हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना होगा। हमें जगह जगह कचरा पात्र का निर्माण करना होगा। ठीक, तो ये हमारा 6 पॉइंट है। इसमें से आप 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग देखिए, अगला हेडिंग है स्वच्छ भारत अभियान में शामिल मंत्रालय। कौन कौन से मंत्रालय जो है कि स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं? शहरी विकास मंत्रालय, राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गैर सरकारी संगठन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व निगम। ठीक, तो इतने लोग जो है कि इतने मंत्रालय स्वच्छता अभियान में शामिल हैं। अब देखिए आखिरी हेडिंग है उपसंहार। ठीक, देखिए हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पे ईश्वर का निवास होता है। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें इस स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें और आपको मिलकर करना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुंदर व अकल्पनीय होगा। अगर आप और हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशों की तरह पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो गया? उपसंहार हो गया। तो हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया प्री बोर्ड का। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।